अंग्रेजों ने जब भारत छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया तो सबसे बड़ी समस्या आई थी भारत के जो एकीकरण की। तो इस एकीकरण को सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो उनके सचिव थे वीपी मेनन, इन्होंने क्या किया था, दबाव और मेल मिलाप की नीति के द्वारा साथ ही साथ रियासतों को देशभक्ति की ललकार दे करके सैकड़ों रियासतों को क्या कर लिए थे, ये भारत के अंदर शामिल करने में सफल रहे थे। और पटेल ने रियासतों से अपील भी की थी कि वे केवल क्या करें, अपने विदेशी मामले, रक्षा, संचार व्यवस्था क्या करें, भारत सरकार को, जो संघ की सरकार उसको क्या कर दें, सुपुर्द करके भारत सरकार के अंदर सम्मिलित हो जाए। साथ साथ में उन्होंने क्या किया था, उनके ऊपर दबाव भी डाला कि रियासतों के ऊपर दबाव डाला, अगर कि वो रियासतें ऐसा नहीं करेगी, यानी भारत के अंदर जो शामिल होने के जो समझौते हैं उन पर अगर हस्ताक्षर नहीं करेगी तो क्या करेंगे, उनके ऊपर क्या होगा, जनता का विरोध करवाया जाएगा। और साथ में ही भारत की सरकार है जो उसके साथ में क्या करेगी, कठोर नीति का उससे पालन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सभी मेल जोल भी था, दबाव की नीति भी थी, धमकियां भी थी। तो इन सभी प्रयासों के कारण 15 अगस्त 1947 को 3 रियासतों जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद को छोड़ करके बाकी सारी रियासतें क्या हो गई थी, भारतीय संघ के अंदर शामिल हो गई थी। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यानी हमारा टॉपिक है देशी रियासतों का भारत में विलय, जूनागढ़, हैदराबाद व कश्मीर के विशेष संदर्भ के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। देखो, अब देखो, ब्रिटिश संसद द्वारा जो पारित भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 में प्रावधान था कि संधि समझौते आदि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रियासतों से किए, वो अब क्या होते हैं, समाप्त होते। यानी रियासतों के ऊपर से जो ब्रिटिश सर्वोच्चता है वो क्या कर लेगी, हटा लेगी। इस प्रकार ब्रिटिश सर्वोच्चता देशी रियासतों पर से हटा लेगी। इसमें यह प्रावधान था कि भारतीय रियासतों को यह अनुमति होगी कि वे भारत अथवा पाकिस्तान यानी दोनों डोमिनियन में से किसी भी में शामिल हो सकते हैं, है ना, किसी एक में सम्मिलित हो या क्या रहे, स्वतंत्र रहे। तो यही सबसे बड़ी समस्या की जड़ यही थी, है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर काफ़ी सारी जो रियासतें थी जिन्होंने स्वतंत्र रहने का क्या देखा था, सपना देखा था। और जैसे काफ़ी रियासतें तो भारत और पाकिस्तान के अंदर जिसमें उनको शामिल होना था हो गई, लेकिन कुछ रियासतों ने ऐसी स्थिति में अपना अलग अस्तित्व जो रखने का प्रयास किया था। अब वो कौन सी रियासत थी अलग अस्तित्व रखने का, उनके बारे में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय हेतु समझौता दस्तावेज तैयार किए। इसके लिए 2 तरीके के दस्तावेज थे, है ना। भारत के अंदर उनके विलय के लिए 2 तरीके के दस्तावेज तैयार किए। एक तो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसके अंतर्गत क्या था, कोई भी रियासत भारतीय संघ में इस शर्त पर शामिल हो सकती है कि वे अपने क्या, वो 3 मामले उनको सौंपने थे, जिसमें विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और यातायात व संचार का दायित्व क्या करना था, भारत सरकार को सौंपना था। यानी उनको क्या करना था, विदेशी मामले, रक्षा और जो संचार है वो मामले क्या करते हैं, प्रतिरक्षा को या रक्षा, संचार के यानी यातायात और संचार के जो मामले वो भारतीय सरकार को सौंपने थे। और ये मामले भारतीय सरकार को सौंप करके क्या हो सकती थी, उसका भारत के अंदर विलय हो सकता था। तो अब देशी रियासतों के शासक भी क्या करें, इनको देख करके आसानी से विलय पत्रों पर हस्ताक्षर करने को अधिकतर जो देशी रियासतें वो तैयार हो गई, क्योंकि एक तो देखो उनके सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, दूसरा उन्हें ये लग रहा था 3 प्रमुख मामलों का दायित्व भारत सरकार द्वारा ले जाने से वो क्या हो गई, हम निश्चित रह जाएंगे, हम निश्चित रहेंगे। और आंतरिक जो राजनीतिक संरचना में उन्हें लग रहा था कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। इसी कारण अधिकतर जो रियासतें थी उन्होंने क्या कर लिया था, इसमें भारत के अंदर विलय स्वीकार कर लिया था। दूसरा दस्तावेज, अब इसमें देखो विलय के लिए एक और दस्तावेज था, 2 दस्तावेज थे, जिसमें दूसरा था स्टैंड डील एग्रीमेंट था, है ना, जिसके अनुसार भारत की स्वतंत्रता से पूर्व जो स्थिति अंग्रेज सरकार थी उसके स्थान पर आज़ादी के बाद वही स्थान किसकी होगी, संघीय व्यवस्था के अंदर जो भारत की जो केंद्र सरकार है उसकी स्थिति होगी, है ना। तो वही स्थिति क्या होगी, उसकी संघीय व्यवस्था के अंदर केंद्रीय सरकार की होगी। भारत की स्वतंत्रता के समय लगभग कितनी थी, 562 देशी रियासतें इस समय भारत के अंदर थी। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशेष प्रयासों, जिसमें उनके सहयोगी थे वीपी मेनन, और कूटनीति से क्या हुआ, इनकी सारी कूटनीति के कारण अधिक रियासतें क्या होगी, वो भारत के अंदर क्या हो गई थी, शामिल हो गई थी, है ना। जबकि देखो खैरपुर, बहावलपुर आदि जो रियासतें वो किस में हुई थी, पाकिस्तान के अंदर शामिल हुई थी। 15 अगस्त 1947 तक
3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर ही ऐसी रियासतें थी जिन्होंने इस संबंध में अपना निर्णय नहीं लिया था कि वो किस में शामिल होगी, यानी वो रियासतें भारत में होगी या पाकिस्तान में शामिल होगी, इसके संबंध में इन्होंने निर्णय नहीं लिया था, क्योंकि इन तीनों ही जो रियासतें थी उनका रुख क्या था, हटी था। हटी रुख होने के कारण भारत सरकार ने क्या किया, इनके प्रति अब कठोर नीति भी अपनानी पड़ी थी। जूनागढ़ के अंदर क्या था, अब देखते हैं यहाँ कुछ, है ना। वैसे जूनागढ़ को हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो चैप्टराइजेशन और किया गया उसको देखेंगे, है ना। थोड़ा इस पॉइंट्स को आप ध्यान रखें, जो इसके अंदर क्या है इसमें शामिल नहीं है, तो वो पॉइंट्स क्या उसको मैं आपको समझाऊंगा और उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए। यानी इसको हम जूनागढ़ को पढ़ने से पहले, है ना, हम थोड़ा सा उन रियासतों के ऊपर भी दृष्टि डालेंगे जिन्होंने क्या किया था, भारतीय संघ के अंदर विलय के लिए प्रयास नहीं किए बल्कि पाकिस्तान के अंदर शामिल होने का उन्होंने प्रयास किया था। तो वो कौन सी रियासतें थी उनके बारे में तो देखो, जो भारतीय रियासतों का विलय हम देखते हैं 2 चरणों में हुआ, है ना। और दोनों ही चरणों में क्या दिया गया, प्रलोभन दिया गया और क्या दिया गया, जनता के दबाव की उन्हें धमकी दी गई और चतुर जो नीति थे उनके द्वारा क्या कर दिया गया, इनको भारत के अंदर शामिल कर दिया। लेकिन जो हमने देखा हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर रियासतों का भारत में अभी विलय नहीं करना क्या था, इनके हठी रुख के कारण। इस कारण भारत सरकार ने अब क्या की थी, इनके प्रति कठोर नीति अपनाई थी। अब देखो, अन्य रियासतों की जो स्थिति थी उसमें सबसे पहले जो भोपाल का नवाब था हमीदुल्ला खां, उसके थोड़ी ज़्यादा ही, है ना, उपद्रव हो रहा था। तो उसको क्या करना था, उसको मालपुए खाने थे पाकिस्तान में जिन्ना के पास जा कर के। तो वो उसका नवाब हमीदुल्ला खां, जो उस समय नरेंद्र मंडल का भी क्या था, अध्यक्ष था, तो उसने जून 1947 में नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष पद से क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र देकर के अपने रियासत के स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी। और इसके अलावा आस पड़ोस पाकिस्तान को शामिल होने के लिए उसने इंदौर के जो यशवंतराव होलकर थे, कश्मीर, हैदराबाद और, है ना, तो इसी तरीके से जब इसने एक ने घोषणा की, है ना, तब इसके साथ साथ में इंदौर का जो यशवंतराव होलकर था, कश्मीर, हैदराबाद और त्रावणकोर के जो राजा थे उन्होंने भी अपने अपने को स्वतंत्र घोषित करना चाहा था। तो देखो, इधर जूनागढ़ जो था वो पाकिस्तान के अंदर क्या होता था, शामिल होने जा रहा था। यानी वहाँ के नवाब ने क्या कर दी, उसकी पाकिस्तान के अंदर शामिल होने की घोषणा कर दी। इस समय यहाँ के नवाब थे रसूल खां। तो रसूल खां तो कह रहे थे भाई हम तो किस में होंगे, पाकिस्तान के अंदर शामिल होंगे। अब देखो, जिन्ना ने भोपाल और धौलपुर के शासकों, देखो धौलपुर के शासक की थोड़ी ज़्यादा उछल कूद हो रही थी, तो इसने अपने पक्ष में मिलाया था, अपने भोपाल के शासक ने किस किस को मिलाया था, धौलपुर के शासक के माध्यम से इसने जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को पाकिस्तान में मिलाने के प्रयास किए। क्योंकि देखो, भोपाल एक पाकिस्तान से सीधी नहीं जुड़ी हुई थी, इन सारी रियासतों द्वारा घिरी हुई थी। अगर ये रियासतें इनके साथ हो तभी क्या हो, भोपाल की सीमा क्या होगी, पाकिस्तान तक पहुँचेगी, अन्यथा पहुँचेगी नहीं। इसी कारण भोपाल के नवाब ने इन रियासतों को भी पाकिस्तान में शामिल होने का क्या करवाया, प्रयास करवाया था। तब देखो, जैसलमेर और बीकानेर के अंदर इन दोनों ही रियासतों को, जिसमें बीकानेर के राजा का पहले स्वतंत्र रहने का विचार था, सरदार पटेल ने सुरक्षा का आश्वासन देने के बाद में इन दोनों ने, जैसलमेर और बीकानेर ने, जोधपुर और धौलपुर का साथ छोड़ दिया। अब 2 रह गए थे, धौलपुर और जोधपुर, जो भोपाल के नवाब का क्या रह रहे, साथ दे रहे। भारत में विलय का विरोध करने वाला भोपाल का जो महाराजा था उदयभान सिंह और इंदौर का जो होलकर था, ने भी बाद में समझाने बुझाने, दबाव जैसे भी करके मई 1948 के अंदर भारतीय संघ में शामिल होने की इन्होंने भी क्या कर दी, घोषणा कर दी थी। अब देखो, इन्होंने घोषणा कर दी तो पीछे कौन रह गया, अब पीछे रह गया था जोधपुर। भारत सरकार के प्रयासों की नीति के कारण लंबे समय तक इनका भी विरोध नहीं चल पाया, लेकिन जोधपुर के महाराजा बड़े अडिग थे, ये हिलने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि एक बार जो जोधपुर के उस समय के तत्कालीन महाराजा थे हनुमंत सिंह, उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन और रियासती विभाग के क्या थे, सचिव वीपी मेनन के चल रही संधि वार्ता के मध्य वीपी मेनन पर क्या कर दी, पिस्तौल तान ली थी। यानी जिस समय वार्ता चल रही थी, थोड़े समय के लिए जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो जब रूम से बाहर गए, उस जिस होटल के कमरे में बात हो रही थी वहाँ से बाहर गए, तो उनके बाहर जाते ही पीछे वीपी मेनन और दोनों ही थे। तो उन्होंने जो अपनी पेन जैसी पिस्तौल, वो 2 तरीके का काम करती थी, पेन का भी काम करती थी और पिस्तौल का, तो उसको किसके ऊपर तान दिया था, वीपी मेनन के ऊपर तान करके कहा था कि मैं तुम्हारे दबाव में झुकने वाला नहीं हूँ। यानी इस तरीके से क्या मैं साइन नहीं करूँगा, मैं क्या हूँगा, बहुत अड़ियल रवैया था। फिर जब ये पिस्तौल ताने होते उसी समय क्या होता है, लॉर्ड माउंटबेटन ने उससे वापस
जहाँ दोनों की मीटिंग हो रही, रूम में वापस आ जाते हैं। तो जब उनसे देखते हैं उनके हाथ से वो क्या कर लेते हैं, पिस्टल ले लेते हैं और अपनी जेब में रख करके बाद में लंदन जाते तो लेके जाते। वहाँ लंदन के अंदर संग्रहालय के अंदर वो आज भी पड़ी है। और इस दरमियान जब पिस्तौल करते तब वीपी मेनन भी कहते ये पिस्तौल आपको पहले अंग्रेजों पर ताननी चाहिए थी, है ना, और इससे अब स्थिति अब बदलने वाली नहीं है और नहीं हम आपके दबाव में आएंगे। तो ठीक है, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के तो प्रयास करी थे। इधर लॉर्ड माउंटबेटन इनके समझाने के बाद में जोधपुर के महाराजा ने भी क्या कर लिया था, भारत के अंदर विला स्वीकार कर लिया था। लेकिन अपनी लड़ाई में कुछ समय बाद भी क्या हुआ था, इस तरीके से बहुत स्वीकार कर लिया, क्योंकि जोधपुर क्या हुआ था, अपनी लड़ाई में कुछ समय बाद अकेला पड़ गया था। सरदार पटेल इधर निरंतर इस पर दबाव बना रहे थे और बाद में ये व्रत राजस्थान का अंग बनकर भारतीय के अंदर क्या हो गया था, शामिल हो गया था, जिसकी घोषणा किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 14 जनवरी 1949 को उदयपुर की सार्वजनिक सभा के अंदर की, ताकि कोई बच्ची कुछ जो भी रियासतें वो भी भारत के अंदर क्या हो जाए, शामिल हो जाए। और विलय संबंधी अध्ययन से ये स्पष्ट हम करेंगे कि इसके मूल में क्या था, हिंदू मुस्लिम शासक और प्रजा जैसे प्रश्नों से ज़्यादा कुछ रियासतों की भौगोलिक स्थिति और कुछ शासकों की सामंती सनक थी, जिसके कारण उन्होंने क्या किया था, अलग अस्तित्व रखने का उन्होंने क्या किया था, प्रयास किया था, या फिर उन्होंने भारत या पाकिस्तान में किसी में वो क्या हुए थे, शामिल हुए थे। अब ये सारी स्थिति चल रही थी। अब इसी बीच कुछ जोधपुर के महाराजा थे, जूनागढ़ की जो रियासत थी वो भौगोलिक दृष्टि से क्या करती थी, भारत से घिरी हुई थी। हालांकि एक तरीके से उधर क्या था, उसका पाकिस्तान वाला भाग भी उसमें पड़ता था। अब जूनागढ़ का ये रियासत भौगोलिक दृष्टि से भारत और जूनागढ़ की जनता ने भारत में शामिल होने की क्या कर दी, घोषणा कर दी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी जनता ने कह दिया कि हम भारत में शामिल होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो नवाब थे रसूल खान, उस रसूल खान ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी थी और ये सौराष्ट्र के तट पर स्थित थी, बहुत ही महत्वपूर्ण, चारों तरफ से भारतीय भूभाग से घिरी एक छोटी सी क्या थी, रियासत। 7 लाख के आसपास उस समय जनसंख्या थी और जिनमें से 80% क्या थे, हिंदू थे, है ना। कितने प्रतिशत थे, 80% हिंदू थे, है ना। तो इस कारण यहाँ की जनता ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। यानी जूनागढ़ के अंदर नवाब मुस्लिम था, परंतु वहाँ की बहुसंख्यक जनता कौन थी, हिंदू थी। ये रियासत भौगोलिक दृष्टि से भी भारत से क्या थी, मिली हुई थी, भारत के जैसी थी, भारत से कोई अलग नहीं थी। जूनागढ़ की जनता ने भारत में शामिल होने की क्या की थी, घोषणा कर दी, है ना। लेकिन नवाब ने कहाँ घोषणा कर दी, नवाब ने तो पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर दी, यानी पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर दिया। कब किया था इन्होंने फैसला, 15 अगस्त को ही किया था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उसी दिन इसने घोषणा कर दी कि वो क्या करेंगे, पाकिस्तान में शामिल हो गए। तो नवाब की इस घोषणा का जनता ने बड़ा तेज क्या किया, विरोध किया। और तेज विरोध करते हुए जनता ने यह क्या किया, एक स्वतंत्र अस्थायी सरकार की जूनागढ़ के अंदर क्या कर ली, स्थापना कर ली। तो इस तरीके से स्वतंत्र जो सरकार की स्थापना करने के बाद जो जूनागढ़ का नवाब है वो डर करके कहाँ भाग गया, पाकिस्तान भाग गया। और जूनागढ़ के अंदर फरवरी 1948 में फिर बाद में क्या करवाया गया, जन्म संग्रह करवाया गया। और जन्म संग्रह क्या हुआ था, भारत में पक्ष में हुआ और जूनागढ़ का क्या हो गया, भारत के अंदर जूनागढ़ को क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। यानी अब नवाब भाग गया था, पीछे यहाँ का जूनागढ़ का दीवान था जिसका नाम था शाहनवाज भुट्टो, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो के क्या थे, पिता थे। इन्होंने भारत सरकार से प्रार्थना पत्र भेजा और प्रार्थना पत्र भेजकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। और इसके कारण बाद में भारत सरकार जो नवंबर 1947 में इसका क्या कर लेती है, प्रशासन अपने हाथ में ले लेती है। लेकिन बाद में कोई विवाद न हो इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा, यहाँ पर हमारी स्थिति भी सिक्योर है, क्योंकि यहाँ की अधिकतर जनसंख्या क्या है, हिंदू है। तो इसी कारण उन्होंने जन्म संग्रह करवा के फिर जूनागढ़ का भारत के अंदर विलय करवा दिया था। अब देखो दूसरी एक और रियासत थी, उसका नाम था हैदराबाद। तो जूनागढ़ की तरह ही हैदराबाद का शासक भी क्या था, मुस्लिम था। अब देखो जूनागढ़ का जो जिसे निजाम कहते, ये देखो हैदराबाद भी ऐसी रियासत जो उस समय की क्या थी, भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। इसके अलावा हैदराबाद रियासत भी चारों तरफ से भारत से घिरी हुई थी। और हैदराबाद का तो निजाम ने क्या किया था, भारतीय संघ में शामिल होने या न होने के संबंध में भारत सरकार को उस समय इसने क्या रखा था, भ्रम के अंदर रखा था। यानी इसने सही तरीके से इसने निर्णय नहीं लिया था, इसने भारत सरकार को किस में रखा था, भ्रम के अंदर रखा था। अब देखो नवंबर 1947 को उसने भारत के साथ ईस्ट इंडिया एग्रीमेंट पर तो हस्ताक्षर कर दिए, किंतु भारत में शामिल होने की बात को क्या करता रहा, टालता रहा। जो दूसरा जो दस्तावेज था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उस पर इसने क्या किए थे, हस्ताक्षर
नहीं किए थे। निज़ाम के मुस्लिम रजाकारों ने, जो निज़ाम के मुस्लिम रजाकार थे, उन्होंने क्या किया था इस क्षेत्र में, यानी जो कट्टर, इनका एक रजाकारों का एक कट्टर मुस्लिम संगठन था, मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन, ऐसा मुसलमीन नाम शायद एक और अभी पार्टी है हैदराबाद के अंदर, वो भी उसके भी इसी नाम से बनाई गई है। तो इस पार्टी ने क्या किया, इनके रजाकारों ने जनता पर क्या करना शुरू कर दिया, अत्याचार शुरू कर दिया। तो ऐसी समय के अंदर वहाँ बड़ी भयानक स्थिति हो गई थी, है ना। अब देखो हैदराबाद का सुशासक मुस्लिम था, यानी वहाँ का नवाब मुस्लिम कौन था इस समय, मीर उस्मान अली खां, जबकि अधिक संख्या जिनकी क्या थी, हिंदू थी। कुछ रजाकारों के साथ इन्होंने आतंकी संगठन बनाया मुस्लिम कट्टरपंथी लोगों ने, जिसमें मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन थे। इसने सैनिकों और सरकार की सहायता से हैदराबाद की जनता के ऊपर क्या करना शुरू कर दिए, अत्याचार कर दिए। वहाँ लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया गया, आगजनी की गई और हत्या की घटनाओं को क्या किया गया, है ना, अंजाम दिया गया। और कई हिंदुओं को अत्याचार से पीड़ित होकर हैदराबाद राज्य से बाहर शरण लेने को क्या होने पड़े, मजबूर होने पड़े। तो स्थिति बड़ी भयानक हो रही थी। इस भयानक स्थिति के बाद में, है ना, भारत सरकार क्या करेगी, कार्रवाई करेगी। इधर रजाकारों का जो नेता था कासिम रिजवी ने धमकी तक दे डाली कि वे संपूर्ण भारत को जीत कर क्या करेंगे, लाल किले पर अपना क्या कराएंगे, झंडा फहराएंगे। यानी इसने क्या किया, जैसे यहाँ का हैदराबाद का जो महाराजा था उसने भी क्या किया, भारत सरकार के साथ में जो दूसरा समझौता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा था और भारत सरकार को गुमराह किए हुए था। और अंदर ही अंदर ये पाकिस्तान से मिल कर के क्या कर रहा था, अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा करके क्या कर रहा था, संघर्ष की तैयारी कर रहा था। तो यानी हैदराबाद की स्थिति क्या हो दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। तो सरदार पटेल और मेनन ने निजाम को समझाया कि स्थिति नहीं सुधरी तो भारत सरकार को क्या करनी पड़ेगी, पुलिस कार्रवाई करनी पड़ेगी। इधर देखो इस पर हैदराबाद के अंदर जो सैनिक कार्रवाई को लेकर भी कांग्रेस में, यानी इसमें नेहरू जी इसके पक्ष में नहीं थे। तब उस कांग्रेस समिति की बैठक में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, ये हमारे भारत के अंदर एक पेट के अंदर फोड़े की तरह है और जिस तरीके से जब तक इसको समाप्त नहीं किया जाएगा तो वो क्या होगा, वो घाव बहता ही रहेगा, रिश्ता ही रहेगा। इसी कारण सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमें समाप्त करना पड़ेगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टि के कारण क्या किया था, बाद में भारत सरकार ने क्या किया था, इस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए क्या किया था, सैनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी। यानी भारत सरकार ने क्या की, पुलिस कार्रवाई की और पुलिस कार्रवाई करके सितंबर 1948 को हैदराबाद को क्या कर दिया, भारतीय संघ के अंदर शामिल कर दिया। यानी कब था, 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने क्या किया, अपनी कार्रवाई को प्रारंभ किया। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के अंदर क्या किया, भारतीय पुलिस ने कार्रवाई की और 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद की सेना और उसके जो जनरल थे मेजर जनरल एल एड्रूस ने क्या किया, भारतीय सेना के जो कमांडर थे इस समय जे.एन. चौधरी के समक्ष उन्होंने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और इस तरीके से जो नवंबर 1948 के अंदर हैदराबाद का भारतीय संघ के अंदर क्या हो गया, विलय हो गया, है ना। हैदराबाद क्या हो गया, भारतीय संघ के अंदर बाद में शामिल हो गया, है ना। प्रारंभ के अंदर जो भी ना नुकर करते करते बाद में, है ना, फिर स्थिति ऐसी हुई कि भारत सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी और अंत में इसको 18 सितंबर 1948 को जो समर्पण करने के बाद इसमें भारत के अंदर शामिल कर लिया। अब जो अगला हम देखेंगे वो है जम्मू कश्मीर का मैटर। अब देखो क्या था, वहाँ से स्थिति यहाँ उल्टी थी। जम्मू कश्मीर में हिंदू शासक हरि सिंह था, है ना, यानी शासक हिंदू, और जबकि बहुसंख्यक जनता कितनी थी यहाँ, मुस्लिम, लगभग 75% जनसंख्या यहाँ पर क्या थी, मुस्लिमों की थी। और हरि सिंह ने क्या किया, प्रारंभ से ही क्या किया था, इसने स्वतंत्र रहने का फैसला लिया था। अब इसने जो स्वतंत्र लेने का जब फैसला किया, दूसरी तरफ जो शेख अब्दुल्ला उनके नेतृत्व में क्या थी, लोकप्रिय राजनीतिक ताकतों ने क्या किया था, भारत में विलय के पक्ष में अपना निर्णय दिया था। अब देखो जम्मू कश्मीर की सीमा क्या थी, भारत और पाकिस्तान दोनों से मिलती थी। पाकिस्तान ने इसका अधिकतर क्या था, रास्ते इसमें पाकिस्तान की तरफ से आते थे और अपनी ज़रूरतों की अधिकतर जो चीज़ें थी वो माला का आदान प्रदान किससे होता, पाकिस्तान की तरफ से। इस कारण पाकिस्तान ने कश्मीर की क्या कर दी थी, आर्थिक नाकेबंदी कर दी थी, जिससे अनाज, नमक, पेट्रोल आदि आवश्यक सामग्री पर पाकिस्तान ने क्या लगा दिया, प्रतिबंध। ये कश्मीर में कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने क्या किया था, 22 अक्टूबर कब को, 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों के रूप में, जिसका नेतृत्व अकबर खां कर रहे थे, अकबर खान ने कबायलियों के नेतृत्व में
यानी ये थे कौन, वास्तविक रूप से पाकिस्तानी सैनिक थे जो अकबर खां के नेतृत्व के अंदर कबायलियों के रूप में इस क्षेत्र में आए और आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से क्या हुआ, घबरा करके महाराजा जो हरि सिंह थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने क्या किया था, भारत सरकार से सैन्य सहायता की क्या की, अपील की, लेकिन फिर भी उसने हस्ताक्षर समझौते पर करने का नहीं किया। तब 24 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सैनिक सहायता की मांग की और कश्मीर को भारत में सम्मिलित होने पर भी क्या जता दी सहमति। तब क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा सहायता हम दे देंगे, पहले आप क्या कीजिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही हम क्या करेंगे, सैन्य कार्रवाई करेंगे। इसी दरमियान थोड़ा समय लग गया और फिर 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारत के अंदर क्या हो गया, विलय। जैसे बाकी राज्यों का हुआ वैसे कश्मीर का की बार के विलय हो गया। यानी यहाँ के महाराजा ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उस पर क्या कर लिए, हस्ताक्षर कर लिए थे, जिसके अंदर क्या हुआ, महाराजा यहाँ के प्रमुख हो गए और शेख अब्दुल्ला जो प्रशासनिक मुखिया यहाँ के बन गए थे। और बाद में जाकर के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता थे शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक अस्थायी संकटकालीन जो सरकार है उसकी भी यहाँ पर क्या कर ली गई, स्थापना कर ली गई और कश्मीर क्या बन गया, भारत का अंग बन गया। और 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने क्या किया, पाकिस्तान के आक्रमणकारियों के विरुद्ध क्या किया, सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी। अब ये मामला थोड़ा नेहरू जी के हैंडल के अंदर था और इसी में नेहरू जी ने थोड़ी सैनिक कार्रवाई करने प्रारंभ के अंदर नहीं की थी, क्योंकि उनके शेख अब्दुल्ला के साथ और कुछ अच्छे रिलेशन, और बाद में जाकर के ज़्यादा दबाव हुआ तब कार्रवाई की गई, लेकिन ये कार्रवाई संपूर्ण नहीं की गई थी। इस कारण बहुत सारा भारत का जो क्षेत्र है वो आजकल पाकिस्तान के अंदर रह गया है। भारतीय सेना ने आक्रमणकारियों को खदेड़ने लगी और इसी बीच भारत सरकार इस मुद्दे को कहाँ पर लेकर के चली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका अपने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर ले गई। अब देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कब था, 30 दिसंबर को, है ना, 30 दिसंबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के जो परामर्श थे उसके परामर्श के ऊपर प्रधानमंत्री नेहरू जी इस मामले को लेकर के, कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर गए। अब देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर क्या था, अमेरिका और ब्रिटेन के प्रभाव के कारण जो वहाँ के संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है उसने पाकिस्तान के पक्ष में निर्णय दिया था और 31 दिसंबर 1947 को संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षता के अंदर युद्ध बंद कराने की क्या कर दी, घोषणा कर दी, है ना। अब इसने युद्ध बंद कराने की घोषणा कर दी और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ ने कश्मीर मुद्दे पर एक आयोग गठित किया और इसकी सिफारिश के आधार पर युद्ध विराम किया और कश्मीर का एक हिस्सा इसी कारण क्या रह गया, आज भी पाकिस्तान के अंदर रह गया। और इस पाक अधिकृत कश्मीर को, यानी जो कश्मीर का जो हिस्सा है पाकिस्तान में, उस हिस्से को वर्तमान में क्या कहा जाता, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी क्या कहा जाता, उसको POK कहा जाता, जो आज भी पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान ने इसका कुछ हिस्सा क्या कर दिया, किसको दे दिया, चीन को भी दे दिया गया है। अब देखो बाद में 1951 में संयुक्त राष्ट्र क्या करता, संघ एक प्रस्ताव पारित करता है और इस प्रस्ताव के अंदर फिर वो उल्लेख करता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या करवाया जाएगा, जन्म संग्रह करवा के इसका विलय किया जाएगा। जनता अगर भारत के साथ रहना चाहे तो भारत के और पाकिस्तान के अंदर रहना चाहे तो पाकिस्तान में विलय किया जाएगा। इसके लिए सुरक्षा परिषद ने जनमत संग्रह की शर्तों को निश्चित करने के लिए काफ़ी बार क्या कहते कुछ आयोग भी गठित किए, जिसमें पहला था एडमिरल सेस्टन निमसद के बाद फिर ओवन डिक्सन, फ्रैंक ग्राम आदि, लेकिन ये तीनों क्या कर रहे थे, अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हुए थे। बाद में संविधान सभा के चुनाव भी हुए और इस तरीके से जो भारत का संविधान जब तैयार हो गया 26 जनवरी 1957 को, तो वो संविधान जम्मू कश्मीर के अंदर भी क्या हो गया था, लागू हो गया था। कश्मीर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र का ही भाग है। जैसे दूसरे भारतीय राज्य थे वैसे कश्मीर है। ये पहली अनुसूची में सम्मिलित भारत का कौन सा राज्य, 15वां राज्य बना था। इस राज्य का राज्य क्षेत्र उन सभी क्षेत्रों से मिलकर बना था जो 15 अगस्त 1947 को उस राज्य के शासकीय प्रभुता के अधीन थे, यानी महाराजा हरि सिंह के अधीन थे। संविधान में जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा, ये पहले नहीं था लेकिन बाद में इसको क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया। कब किया था, 15 नवंबर 1952 को। जो प्रारंभ के अंदर इस अनुच्छेद के अंदर क्या किया था, 2 पद हो गए, सदर सियासत यानी राष्ट्रपति और वजीर यानी प्रधानमंत्री पद की स्वीकृति यहाँ कश्मीर के अंदर दी गई थी, है ना, जिसमें करण सिंह वो सदर सियासत बने और शेख अब्दुल्ला कौन, वजीर आजम बने। बाद में चल करके
छठा संविधान संशोधन जो 1965 के अंदर हुआ था, उसके द्वारा सदर सियासत और वजीर आजम पद समाप्त कर दिया और उसकी जगह क्या किया, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का, यानी सदर सियासत की रियासत की जगह राज्यपाल का पद और वजीर आजम की जगह मुख्यमंत्री के पद का क्या किया गया, सर्जन किया गया। अनुच्छेद 1970 को संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपमत शीर्षक से सम्मिलित किया। वर्तमान के जो भारत की सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जिससे हमने दूसरे कार्यकाल के अंदर जम्मू कश्मीर से धारा 370 इसको हटा दिया था। आपको कमेंट करके बताना वो कौन सी डेट थी, कब हटाया था, है ना, उसको आपको कमेंट में बताना। तो इस तरीके से भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कारण उन्हें किस नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। 2014 से सरदार पटेल का जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाया जाता है। इस चीज़ को भी महत्वपूर्ण ध्यान रखें, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है संख्या 6 ये कंप्लीट होता है। इसके बाद चैप्टर संख्या हम 7 को देखेंगे। वैसे चैप्टर संख्या 7 के कुछ पार्ट अपलोड हैं, जो रह गए उन पार्टों को भी हम क्या करेंगे, जल्दी से अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।